अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्टिट्यूड वन। MA1 और MA2 के लास्ट वीडियोस के अंदर जितना हमने किए हैं उससे आगे जो भी चीजें हैं वो F2 में ही सारी कवर हो जाएंगी। तो F2 को हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हम सारी की सारी बुक को करेंगे। काफी अच्छे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी आगे पीछे चीजों में। तो काइंडली आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप डेली जो F2 के स्टूडेंट्स हैं या MA2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेली वीडियो आया करेगी अदरवाइज बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैप्टर 1 हमें करना है। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। F2 हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है। काफी चीजें हमने MA1 MA2 में भी कवर की हुई है, लेकिन जो रह गई है वहां पे जो चैप्टर्स मिसिंग थे वो हम F2 को पूरा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने ये चीज देखनी है, नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या नेचर होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। व्हाई वी आर स्टडीइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या रीजन है इसके पीछे। तो क्योंकि हम लोग ACCA के स्टूडेंट्स हैं, ACCA के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग बाकी भी सब्जेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टैक्स है, बाकी सारे सब्जेक्ट। तो हम लोग ये चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसकी नेचर या उसका पर्पस क्या है। एज यू नो कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमने पहले वीडियोस में भी बात की है। क्योंकि ये एक्सटर्नल पर्पस के लिए होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, बाहर के लोगों के लिए होती है, लाइक कस्टमर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अंदर हम स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं, ये हिस्टोरिकल होती है, इसको हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम इंटरनली बनाएंगे। इंटरनली बनाएंगे कि ये हमारी अपनी जरूरत की अकाउंटिंग है, मैनेजर्स ने अपने लिए बनानी है। इसे इंटरनली रिपोर्टेड रिपोर्टेड रिपोर्ट इससे इंटरनली जनरेट करेंगे ताकि हमें फ्यूचर के अंदर इससे डिफरेंट चीजों में हेल्प हो सके, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोल में। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखना है, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या characteristics होती है, उसके लिए हमें एक वर्ड एटोनिम याद रखना है जो कि एक्यूरेट है, उससे हमें सारी की सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज याद हो जाएंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या करना है, नेचर देखनी है। फिर हमने गुड इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन गुड नहीं होती, इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वालिटीज होती हैं। हर unnecessary information there in our managers को that is not good sign for company। वो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो जाए, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो भी इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो ये सारी चीजें हमने करनी है। देन हमने इसके अंदर बिजनेस के अंदर जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उनको पढ़ना है, मैनेजरियल प्रोसेस पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल के ऊपर क्या कौन से मैनेजर्स होते हैं और वो किस टाइप के डिसीजंस लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप अब डेली आपके पास ये वीडियो आया करेंगे। तो आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम लोग ये देख लेते हैं कि नेचर ऑफ वो इंफॉर्मेशन क्या है। उससे पहले क्योंकि हम लोग ये स्टडी करने लगे हैं कि नेचर ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले इसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन बनती कैसे है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री हिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है डाटा।
डाटा लेके उससे इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हम जरा अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, तो डाटा जो होता है, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या मतलब है, जो कि अभी जिसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, या कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट इनफ फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए जो कि इनफ नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए सेंस इनफ नहीं है, कि अभी वो इनकम्प्लीट है, अभी उससे कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं लिया जा सकता। हम यूँ कह सकते हैं कि ये अभी हमारे लिए मीनिंगलेस, ठीक है, इससे अभी हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते, लाइक प्रॉपर अभी डाटा नहीं, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इससे नहीं की जा सकती। तो डाटा वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम इसको ये कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स, फिर पिक्चर्स हम कह सकते हैं, सिंबल्स कह सकते हैं, ग्राफिक्स कह सकते हैं, हर वो चीज जिसके ऊपर अभी हमने प्रोसेस करना है, इन फ्यूचर उसे हमने प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाल के देन हमने उसके ऊपर क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्या कहती हूँ कि बिल्कुल लो लेवल पे जाके एग्जांपल अगर हम लोग लें, हमने यहाँ पे लिखा है A B C 1 2 M 3 F, तो ये ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, इससे हमें कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, ना ही इससे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, हम इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये कहें कि FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या आप ये कह दो कि MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग बैच 1 या बैच 2, तो उस इंफॉर्मेशन को बना के आगे हमने फिर इस तरह से यूज करना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। तो अनटिल अनलेस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आपको कोई भी उससे डिसीजन मेकिंग समझ आएगी, उससे आप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। जब इंफॉर्मेशन की बात आती है, तो इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है, इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, दैट इज नाउ यूजफुल, दैट इज नाउ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, कि अब वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है, ठीक है, अब उससे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। लाइक हमने इसके ऊपर प्रोसेसिंग को पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, इससे हमने प्रोसेसिंग की और इससे हमने इंफॉर्मेशन निकाली, जिस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके अब आगे कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इंफॉर्मेशन बनानी है, जो कि मैनेजर्स को डिफरेंट लेवल पे चाहिए होती है, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल, फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग। तो डाटा से हम प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। डाटा, लेट से अगर हम बिजनेस की एग्जांपल लें, तो अगर हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस लाइक कोई भी ट्रांजैक्शन होती है सेल परचेज की, तो जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो हम उसको रिकॉर्ड करें, जो रिकॉर्ड हम पहली बार कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन जो होंगी वो डाटा होंगी, उससे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जब हम उसको प्रोसेस कर लेंगे कि वो सेल्स ट्रांजेक्शन से कितनी ट्रांजेक्शन हुई, उससे कितना रेवेन्यू आया, हमारी कंपनी का कितना टारगेट पूरा हुआ, दैट विल बी आवर इंफॉर्मेशन। तो डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनके ऊपर भी हमें काम करना है। इंफॉर्मेशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ डाटा, जिसको हमने यूज करके कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, सारे स्टेप्स लेने हैं। तो ये था थोड़ा सा डाटा और इंफॉर्मेशन की हिस्ट्री। डाटा मीन्स फैक्ट्स, डाटा consists numbers, letters, symbols, raw facts, events, transactions which have been recorded but not yet processed। वो तो हमने पहले बात कर ली कि वो रिकॉर्ड होते हैं बट अभी तक प्रोसेस नहीं होते, उनको प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। Information is the data which has been processed in such a way that is meaningful। तो इंफॉर्मेशन वो चीज होती है जो मीनिंगफुल होती है टू द पर्सन, टू द रिसीवर, जो के
डिसीजन मेकिंग करेगा, जिसके लिए कोई कॉमन सेंस निकलेगा इंफॉर्मेशन से, डाटा से वो बनाएगा इंफॉर्मेशन कि अब वो डिसीजन कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये चीज देख ली। डाटा और जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरचेंजेबली यूज होती है, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस है। डाटा वो चीज होती है जो अभी इनफ नहीं है, जिसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जो कि मीनिंगलेस है। लेकिन इंफॉर्मेशन वो चीज है जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो डाटा होता है, उसका मीनिंग निकाला जाता है, प्रोसेस करके देन इंफॉर्मेशन बनती है, और इंफॉर्मेशन को फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग रखा जाता है। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो एट्रीब्यूट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एट्रीब्यूट को कहते हैं क्वालिटी, या यू कैन से कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टर्स जो कि इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस यूजफुलनेस बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, यानी कि उस इंफॉर्मेशन का फायदा होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बेटर करने की जरूरत होती है, उनको प्रोवाइड की जाती है कि गुड इंफॉर्मेशन आप लें, और उससे ही आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, आपका कंट्रोल एक्सेट्रा स्ट्रांग होगा। तो जो एट्रीब्यूट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन है वो है, इसको हम एक वर्ड से याद रखेंगे, एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स स्टैंड फॉर एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स ये नहीं हम कहेंगे कि 100% ठीक हो इंफॉर्मेशन, 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन, नो, हम ये कभी भी नहीं कहते। हम ये कहेंगे कि हाँ, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, शुड बी एक्यूरेट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाती है वो शुड बी एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग करेक्टली कर सकें, ताकि उनको पता हो कि हमें क्या सही डिसीजन करना है, कंपनी के लिए कौन से अल्टरनेटिव सोल्यूशन हैं, किस तरफ जाना है, कौन सा सप्लायर बेटर है। तो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट मीन्स करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। जो इंफॉर्मेशन गुड इंफॉर्मेशन होती है वो शुड बी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं या पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं, इट मीन हम अपने मैनेजर्स को क्लेम नहीं कर सकते कि आपने कंपनी के लिए ये काम सही नहीं किया या ये काम ऐसे नहीं किया। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने मैनेजर को बोला, मेरा मैनेजर है उसको मैंने बोला, लेट्स से सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर को मैंने बोला कि आपने 10 मिलियन सेल्स करनी है। ठीक है, 10 मिलियन सेल्स करनी है, टारगेट दिया। अब मैं नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 5 मंथ या 6 मंथ जाके मैनेजर से ये बोलूं कि आपने टारगेट पूरा नहीं किया, आपको हम फायर कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा इंफॉर्मेशन देने का जो प्रोसेस था वो इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट क्यों था? बिकॉज मैंने उस इंफॉर्मेशन के अंदर टाइम लिमिट मेंशन की। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं की थी कि कितने टाइम में आपने वो टारगेट पूरा करना है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली नहीं देंगे तो यू कैन नॉट कैन रिजल्ट्स, क्या आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजर से कि आपने ये रिजल्ट उस तरह से क्यों नहीं। तो यू नीड टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि आपके मैनेजर जैसे कंप्लीट उसके ऊपर डिसीजन ले सकें, ताकि आप उसके ऊपर जाके क्लेम भी कर सको कि ये रिजल्ट आपने इस तरह से नहीं किए। देन आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब, कॉस्ट इफेक्टिव में हमने ये चीज देखनी होती है कि बेसिकली कॉस्ट शुड बी लेस देन द लेस देन द बेनिफिट। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन लेने में कौन सी कॉस्ट आती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने में कौन सी कॉस्ट आती है? Let's आप एग्जांपल लें कि आपका एक मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर को आप मार्केट में भेजते हो, सर्वे कराते हो, रिसर्च कराते हो, आप उससे पूछ नई प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप वो चीजें सारी करने के लिए आप उसको भेजते हो। मीन्स कि वो आपको ला के दे रहा है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के लिए वो चार्ज कर रहा है आपकी सैलरी। तो डेफिनेटली
वो इंफॉर्मेशन की कॉस्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए कॉस्ट। तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीज देखनी है कि ये ना हो कि आप कॉस्ट इतनी ज्यादा बियर कर रहे हो और उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं। दैट्स हम ये कहते हैं कि मैनेजर आपको ये, मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ आपको ये आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आज 5 साल पहले ये हुआ था, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन का आज के टाइम में से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उसका कोई इफेक्ट आने वाला है प्रोडक्ट की इन्हांसमेंट पे या कस्टमर टारगेट में। इट मीन्स प्रो कॉस्ट ज्यादा। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं कहेंगे कि ऑलवेज कॉस्ट जो होती है वो लेस होगी देन द बेनिफिट। नो, ऑलवेज नहीं होती। ऑलवेज जो होती है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली ऐसे के अंदर भी और नॉर्मली भी रॉन्ग कंसिडर होती है। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमने नहीं देनी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ कॉस्ट शुड बी, कि कॉस्ट कम होनी चाहिए देन द बेनिफिट। देन अगर हम लोग नेक्स्ट पे जाएं तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल के अंदर में ये एक वर्ड यूज करती हूँ कि अंडरस्टैंडेबिलिटी को अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पे ये कहेंगे अवॉइड अकाउंटेंसी जॉर्गन। अवॉइड अकाउंटेंसी जॉर्गन। अब यहाँ पे जॉर्गन से क्या मतलब है? ठीक है, जॉर्गन बेसिकली क्या होती है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की प्रोफेशनल टर्म, प्रोफेशनल टर्म्स, प्रोफेशनल टर्म्स। यहाँ पे मैं इसको बहुत इजी करने के लिए हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से देखें, हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी हमें अपनी प्रोफेशनल या बुकिश टर्म्स के अंदर नहीं बताता कि आपको क्या डिजीज है। वो हमें हमेशा उस लैंग्वेज के अंदर बताता है जो हमारे लिए अंडरस्टैंड है, जो हमें पता है कि हमें कौन सी बीमारी है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इट हमने किसी भी जरूरी नहीं है कि आपका जो मैनेजर है वो इसलिए क्वालिफाइड हो, वो इसलिए क्वालिफाइड हो, या उसको हर वो बुकेश जो या प्रोफेशनल टर्म है वो पता हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो आसान वर्डिंग के अंदर इस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है तो उसको समझ आए कि ये क्या बात है इस बारे में, ठीक है, और उसके ऊपर वो डिसीजन ले सके। तो जॉर्गन यूज नहीं करने, प्रोफेशनल टर्म यूज नहीं करने, बहुत ज्यादा हाई लेवल की टर्म यूज नहीं करने। इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट। इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट होनी चाहिए मतलब जिस मैनेजर को जो इंफॉर्मेशन देनी है वो उसी मैनेजर को देनी चाहिए। इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन या जो कि कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग एफ सॉरी एमए के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, तो मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, ना कि मैं आपको ये बताऊंगी कि बायो में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, फिजिक्स में क्या हो रहा है। वो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन अगर मैं देना शुरू हो जाऊंगी तो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, और आप उसके लिए इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो जाएगा और आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो मैनेजर्स के साथ भी सेम ऐसे ही होता है कि हमें उनके लिए भी सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इजीली डिसीजन मेकिंग कर सके, उनको प्रॉब्लम ना हो, ओवरफ्लो इंफॉर्मेशन करना हो, ओवरफ्लो होगा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जाएंगी तो वो डिसीजन नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबल का क्या मतलब है? यानी कि ओपन टू ऑल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, ओपन टू ऑल होनी चाहिए। ओपन टू ऑल का मतलब ये क्या हुआ? जैसे अगर कोई आपका कस्टमर है तो उसको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट है कि आपके ऊपर सक्सेसफुल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर हम मैनेजर की बात करें, मैनेजर के लेवल के ऊपर एक्सेसिबिलिटी की, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सीनियर मैनेजर को मिलती हैं और वो अपने पास उसको लॉक कर देते हैं, यानी कि वो आगे नहीं देते, जो कि जूनियर तक जानी चाहिए। और जूनियर को अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि टीम वर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ओपन टू ऑल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, ताकि वो लोग डिसीजन लेने में इजी फील करें, ताकि उनको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले और वो काम कर सके। तो इसका मतलब ओपन टू ऑल होनी चाहिए। देन टाइमली होनी चाहिए। डेफिनेटली ये करेक्टरिस्टिक जो है, टाइमली जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि
अगर आप टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाएगी, नॉट टाइमली। तो वो यूजलेस हो जाएगी। क्यों यूजलेस हो जाएगी? लेट्स देखें अभी, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहना है कि हमारा 2024 का टारगेट ये है कि हमने अपने कैंडिडेट को टारगेट देनी है कि आपने 15 मिलियन की सेल्स करनी है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जनवरी के अंदर पूरे साल का टारगेट हमारा 1 है, जनवरी 2024 के अंदर हमें ये टारगेट कम्युनिकेट कर देना चाहिए। ना कि हम लोग ये करें कि हम जाके दिसंबर में या नवंबर 2024 में बोलें कि आपका तो टारगेट ये था, तो इसका मतलब टाइमली बताया नहीं गया तो वो तो उस तरह से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो टाइमली करना चाहिए। इजी टू यूज का हम ये कहेंगे जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, आसान हो करना, इजी टू यूज हो, उस इंफॉर्मेशन को इन प्रैक्टिस किया जा सके। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि जिसको हम ये कहें कि वो एक्चुअली यूजेबल है। तो बेसिकली ये था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की गुड क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेट वर्ड। आगे हम लोग अगर देखें तो मैनेजरियल प्रोसेस है। मैनेजरियल प्रोसेस मैनेजर किस स्टेज के ऊपर होते हैं, ये टॉपिक आपने आसमान में भी पढ़ा होगा, F1 में भी ये आता है और भी बाकी सब्जेक्ट में आपने कहीं भी पढ़ा होगा। तो मैनेजर तीन लेवल के होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक जो होता है वो टॉप लेवल होता है, ये मिडिल लेवल होता है और ये लोअर लेवल होता है। ठीक है, हर लेवल पे मैनेजर को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि उन्होंने प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करना होता है। तो हर लेवल पे प्लानिंग भी होती है, हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग भी होती है, हर लेवल पे कंट्रोल भी होता है। प्लानिंग के अंदर बेसिकली हमने अपने गोल, हमने अपने टारगेट्स, हमने अपने एम्स को सेट करना होता है। हमारे एम्स क्या हैं, बेसिकली हमने अचीव क्या करना है, हमने कहाँ तक करना है। प्लानिंग दोनों तरह की हो सकती है, प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी होती है और प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर हम तो थोड़े छोटे अरसे के जो प्लान है वो करेंगे और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो है वो 10 साल बाद हमने कहाँ देखना है, इस तरह की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लानिंग के अंदर जैसे बताया हुआ भी है कि प्लानिंग इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट स्ट्रेटजीज। प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटजीज बनानी है, क्या क्या करना है। ऑब्जेक्टिव वो चीज होती है जो हमने अचीव करनी है, हमारा गोल। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बेसिकली मेथड है। स्ट्रेटजी मेथड या टेक्निक है उस गोल तक पहुंचाने का। तो क्या क्या हम करेंगे? शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होगी वो टेक्निकल मैनेजर इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो हमेशा टॉप लेवल के स्ट्रेटेजिक मैनेजर करते हैं, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस उनके हाथ में होता है। प्लानिंग आगे हम करके डिटेल में पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन कौन से हमने डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने कंसिडर करना होता है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को, के मोर सूटेबल क्या क्या डिसीजन हैं, मोर सूटेबल चॉइसेस क्या हैं, कौन से अल्टरनेटिव हैं। अच्छा, सप्लायर वन नहीं है तो सप्लायर टू को हम कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, हमें एक्चुअली से लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या क्या डिसीजन होंगे, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या क्या है वो हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो डिसीजन मेकिंग होगा। प्लानिंग के लिए हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। सेकंड स्टेप आएगा डिसीजन। ठीक है, तो पहले हम सेकंड स्टेप जो होगा वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्लानिंग पे हमने पहले बात की, ऑब्जेक्टिव वगैरह टारगेट वगैरह सेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है इन प्रैक्टिकल लेके आएंगे, प्रैक्टिकल लेके आएंगे। और कंट्रोल में हमने देखना है कि जो हमारा प्लान था और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली कंट्रोल में हमने क्या देखने होते हैं? वेरिएंसेस। वेरिएंसेस किस चीज को कहते हैं? वेरिएंसेस कहते हैं डिफरेंसेस को, कि हमने सोचा हुआ प्लान क्या था और एक्चुअल में हमारे साथ क्या हुआ। प्लान और एक्चुअल में कितना फर्क आया, कितना डिफरेंस आया, दैट इज बेसिकली कंट्रोल। अगर कुछ डिफरेंस आया तो हम उसको अगली बार प्लान के अंदर दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा पर्पस है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखें कंट्रोल के अंदर हमने क्या करना है? मैनेजर नीड इंफॉर्मेशन, एक्चुअल रिजल्ट में वो करेंगे। फिर कंट्रोल करेंगे क्या मैनेज है, ओरिजिनल बजट से एक्चुअल बजट में क्या फर्क आया। इंटरनली सोर्स इंफॉर्मेशन करेंगे हम, फीडबैक लूप लेंगे, फीडबैक लूप हमें क्या क्या फर्क पड़ा है साल के शुरू में
जनवरी में बजट क्या बनाया था, और दिसंबर में बजट की क्या पोजीशन, दिसंबर में बजट कहाँ पहुंचा है, इसके दरमियान जितना भी डिफरेंस है, डिफरेंस को अगली बार हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो ये पूरा मैनेजरियल प्रोसेस है, इनपुट देंगे, वहां से हम सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, देन आउटपुट आएगा, आउटपुट से हम देखेंगे कि हमारा क्या प्लान था, उसको मैच करेंगे, और फिर हमने कंट्रोल करना है कि अगली बार ऐसा कुछ भी ना हो, अगली बार हम इससे कुछ भी डेविएट ना करें। अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपने एनुअल बजट की प्रिपरेशन करनी है for a cost center revised budget for next period implementation decision based implement, implementation decision based on information or whatever जो भी है, complete the table shown above, identify each function as either planning decision making control। अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपने सॉल्व करनी है, और आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये चीज अगर आपको नहीं समझ आए तो आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या करना है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने ये चीज जो रखनी है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, यहाँ पे आपने प्लानिंग और कंट्रोल को देखना है, डिसीजन मेकिंग तो इन सारे के लिए, लाइक डिसीजन मेकिंग तो हम सब सबके लिए करेंगे, डिसीजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये किस पार्ट का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके बता देती हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट फॉर अ कॉस्ट सेंटर, हम एनुअल बजट प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन बेसिकली प्लानिंग का पार्ट होता है, लेकिन इसे हमें डेफिनेटली भी करनी पड़ेगी, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग में भी आएगा और डिसीजन मेकिंग में भी आएगा। जब हम रिवाइज्ड बजट कर रहे हैं, रिवाइज्ड बजट फॉर नेक्स्ट पीरियड, रिवाइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल रिजल्ट आ चुके हैं, एक्चुअल रिजल्ट आ चुके हैं, इसके मीन ये कंट्रोल है, और कंट्रोल से हमने रिवाइज बजट करके नेक्स्ट पीरियड के लिए कॉस्ट एंड डिसीजन भी करना है। लाइक इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्लानिंग लेवल है, प्लानिंग लेवल लेवल से स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड ऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक जो होता है वो टॉप लेवल का होता है, टैक्टिकल जो है वो मिड लेवल का है, ऑपरेशनल जो है वो लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, सीनियर मैनेजर्स करते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टैक्टिकल जो होते हैं वो सीनियर मैनेजर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, 12 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। ऑपरेशनल की प्लानिंग जो है वो डे टू डे प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म है ना, डे टू डे, अप टू हम कह सकते हैं कि 1 मंथ हो सकती है, अप टू 2 मंथ हो सकती है, लाइक दिस। और ये एक हायरार्की है, हायरार्की किसको कहते हैं, हायरार्की बेसिकली होते हैं लेवल। ठीक है, हायरार्की किसको कहते हैं, लेवल, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, तो इसको कहते हैं लेवल बाय लेवल। ठीक है, ये एक हायरार्की बनती है। देन हमारे पास आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर हमारे पास क्या क्या है, कॉस्ट सेंटर डेफिनेटली हमें ये देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये कहती है कि जिस मैनेजर को जो सेंटर दिया जाए वो ही उसकी परफॉर्मेंस का आंसरेबल है। अगर मेरे पास कॉस्ट सेंटर है तो मैंने पूरी कंपनी की जितने भी कॉस्ट इंकर हो रही है मैंने कॉस्ट का आंसरेबल हूँ। अगर किसी और के पास रेवेन्यू का सेंटर है तो उस मैनेजर से क्या पूछा जाएगा कि सेल्स कितनी है। अगर किसी मैनेजर के पास प्रॉफिट सेंटर है तो उससे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का पूछा जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये कहती है कि एक सिंगल मैनेजर के अंदर जो भी सेंटर आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली उसी की है कि वही सब कुछ देखेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की जिस मैनेजर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसी से परफॉर्मेंस भी पूछी जाएगी। पे कॉस्ट का हिसाब हम कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं बिजनेस में 4 नॉर्मली मेन सेंटर्स होते हैं कॉस्ट सेंटर। देन हमने ये चीज देखनी है, जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट का हम ये सोच रहे हैं कि पैसे लगेंगे, खर्चा करना है, तो खर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए हमने कॉस्ट इंकर की, अब कॉस्ट से हमने कॉस्ट इंकर होगी डेफिनेटली, फिर हमने यहाँ पे देखना होगा प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर भी होता है। अब प्रॉफिट सेंटर कौन सा सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर वो होता है जिसका कॉस्ट के साथ भी ताल्लुक होता है, जिसका रेवेन्यू सेंटर के साथ भी ताल्लुक होता है। एक और हम पढ़ेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू सेंटर वो होता है जहाँ जिसका थ्रू आउट ताल्लुक किसके साथ होता है, सेल्स के साथ, लाइक हमारी सेल्स कितनी हो रही है,
हम कितनी चीजें बेच रहे हैं, टारगेट कितना था, कितनी बेची पिछले साल। आप अगले बड़े लेवल पे जाओगे तो बजट्स बनते हैं, जो सेल्स टीम्स होती हैं उनको टारगेट्स मिलते हैं, लास्ट ईयर आपने इतनी सेल की थी, इस साल आपने इतनी सेल करनी है। तो रेवेन्यू सेंटर का ताल्लुक थ्रू आउट सेल्स के साथ होता है। अब जो सेंटर प्रॉफिट सेंटर है ना, प्रॉफिट, वो बेसिकली इन दोनों को डील कर रहा होता है। उसका ताल्लुक कॉस्ट से भी होता है, उसका ताल्लुक सेल से भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये चीज देखें कि प्रॉफिट का एग्जैक्ट, एक मिनट में जरा इसको इरेज कर लूं, कि प्रॉफिट का, हम लोग अगर ये चीज देखते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों डिपार्टमेंट की जरूरत है। प्रॉफिट हमें देखना है कि हमें कितना फायदा हुआ। तो मैंने भी आपको बताया कि हमें फायदा कमाने के लिए पहले ये देखना है कि हमने पैसे कितने खर्च किए, ठीक है, हमने कितने पैसे लगाए हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे बात की प्रॉफिट सेंटर की, प्रॉफिट सेंटर की। तो प्रॉफिट सेंटर बेसिकली वो सेंटर है, इसको नॉर्मली जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, सीनियर लेवल के लोग जो होते हैं, सीनियर लेवल मैनेजर जो होते हैं, वो डील कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि इसी के अंदर दो सेंटर आते हैं, कॉस्ट सेंटर भी और रेवेन्यू सेंटर भी, जो आपकी सेल्स या रेवेन्यू होता है वो भी। अब देखो कैसे, क्योंकि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स, हमने कितनी सेल्स की, उसमें से अपना खर्चा कितना था, टोटल सेल्स कैसे कितनी हमारे पास हुई, और उसमें से हमने अपनी कॉस्ट कितनी लगाई। अब ये नहीं है कि सेल्स 10 रुपए की चीज हमने बेची है और उसमें 10 का खर्चा हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट 0 हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट सेंटर का काम प्रॉफिट बढ़ाना है, बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और सेल प्राइस जो होती है वो डेफिनेटली कॉस्ट से हायर होती है। तो हमें 15 की कॉस्ट रखनी चाहिए पर यूनिट, और 10 हमारा, अगर 15 की सॉरी सेल प्राइस रखनी चाहिए, और 10 हमारी अगर कॉस्ट है, तो इट मीन्स 5 का हमें पर यूनिट प्रॉफिट होगा। तो इस सेंटर का ताल्लुक दोनों के साथ है, कॉस्ट के साथ भी और रेवेन्यू के साथ भी। तो ये थोड़ा बड़ा सेंटर होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी होती हैं, इसको बड़े लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटर होता है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर का ताल्लुक ये होता है कि अब देखो हम ना बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैंने एक सैलून का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सैलून मेरा, ये मेरी विश ये कभी भी नहीं होगी कि वो एक छोटे से कमरे या एक छोटी सी बिल्डिंग तक लिमिटेड रहे। मेरी विश ये होगी कि मेरा बिजनेस ग्रो करे। डेफिनेटली मुझे उसके अंदर ग्रोथ लेके आनी है, वो बिजनेस बड़े लेवल पे जाए, वो कामयाब हो। तो उसके लिए क्या मुझे करना है कि हर साल जो मेरा प्रॉफिट आता जाएगा, उसमें से अगर मेरा हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो आपकी जैसे रीटेन अर्निंग्स होती हैं, रीटेन अर्निंग जो पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो हमारी अपनी इनकम्स बची हुई होती हैं, उनको अगले साल मैंने क्या करना है, मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ये क्या चीज है, बल्कि आपने पहले ये चीज पढ़ी हुई है, आपने खुद स्टडी किया हुआ है, तो आपको पता होगा, बट हम इसको क्लियर करेंगे कि ये क्या है। मैक्सिमम एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, जहां से रिटर्न ज्यादा आए, जहां से पॉजिटिव रिटर्न आए। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको ग्रोथ पे लेके जाना है, तो हमारे बड़े बड़े से बड़े बिजनेसेस की ब्रांचेस होंगी, और ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। और ये सारा ताल्लुक किसका होता है, ये ताल्लुक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर का। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट सेंटर ओवरऑल प्रॉफिट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर को भी देख रहा होता है। अब अक्सर एग्जामिनर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये करता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली हो सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक सैलून ओपन किया, इस सैलून की मेरी ब्रांच ए है और ब्रांच बी है, ठीक है, ब्रांच बी है।
ब्रांच ए मेरी किसी और एरिया में है, ब्रांच बी किसी और एरिया में है, दोनों का कॉस्ट सेंटर मैंने डिफरेंट देखना है, दोनों का प्रॉफिट सेंटर मैंने डिफरेंट देखना है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये दोनों मिक्स करके अपने सारा कुछ एट एंड, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट और ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो तो एक ही बिजनेस की होगी, लेकिन मैंने उनको दोनों को सेपरेटली इसलिए कॉस्ट सेंटर रखे हैं ताकि मुझे पता चल सके कि कितना मेरा एक्सपेंस इस ब्रांच पे आया है और कितना इस पे, और इस ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया और इस ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया। एज एन एसीसीए स्टूडेंट अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि लेट से, अगर आपका एक इंस्टीट्यूट है, या हम ये कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हम, एक मिनट बच्चे, हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर दो हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, या आप ये कह सकते हो कि एज पर एसीसी अगर हम एग्जांपल लें कि हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट के अंदर हम एसीसीए भी ऑफर कर रहे हैं और हम सीए भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, दो हमारे मेन जो सब्जेक्ट हैं या दो मेन जो क्वालिफिकेशन है वो हम ऑफर करें। डेफिनेटली इसका कॉस्ट सेंटर हमने अलग रखना है, इसका कॉस्ट सेंटर हमने अलग रखना है कि सीए डिपार्टमेंट पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है और एसीसीए डिपार्टमेंट पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले हमें सेपरेटली बताएंगे कि इनका प्रॉफिट कितना आया, और ये वाले हमें सेपरेटली बताएंगे कि इनका प्रॉफिट कितना आया। तो एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं, एक से ज्यादा रेवेन्यू सेंटर हो सकते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेंटर एक ही होता है, क्योंकि ओवरऑल देखो, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, ओवरऑल तो एक ही बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर आपका एक ही होता है, लेकिन जो आपके ये सेंटर्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और इन्हीं सेंटर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मैनेजर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये कहती है कि जिस मैनेजर को जो डिपार्टमेंट जो सेंटर असाइन कर दिया जाता है वो ही उसके लिए अकाउंटेबल है, वो ही सिंगल मैनेजर आंसरेबल है कि ये प्रॉफिट आपको टारगेट दिया गया था, ये क्यों नहीं आया। अब चलते हैं थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं। अच्छा, वो ओवरव्यू था, यहाँ से अब हम देखते हैं कि बुक में क्या बोला जा रहा है। बुक के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके सेंटर्स होते हैं कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर, ये हमने डिस्कशन की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये कहती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर, लाइक अगर कॉस्ट सेंटर मिस्टर ए के पास है, कॉस्ट सेंटर मिस्टर ए के पास है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उससे वो आंसरेबल होगा अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर हैं सिर्फ वो उन पे वो फोकस करते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर के लिए ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर की भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बहुत सारे फैक्टर कॉस्ट से जुड़े हुए होते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करो तो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो उस मैनेजर के हाथ में नहीं होते, कि प्रोडक्शन फैक्टर महंगे हो रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, बट हाँ उसको ऐसे परचेजर से जो लाइक ऐसे लोगों से, ऐसे सप्लायर से कांटेक्ट करना चाहिए जो कि डिस्काउंट भी ऑफर करें, मैक्सिमम वो अपनी कंपनी के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो सेंटर होता है या किसी मैनेजर के अंडर जो जगह आ रही होती है कि इस मैनेजर ने इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस शो करनी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सेंटर आता है। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ बिजनेस हुज मैनेजर हैज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पर्टिकुलर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, उसके लिए आंसरेबल वो ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटर्स हैं, हमने डिस्कशन भी की। हमारे पास कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन और सर्विस, लोकेशन प्रोडक्शन या सर्विस दोनों। अब बिजनेस मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि बिजनेस रिटेल भी हो सकता है, और बिजनेस रिटेल जो बनी बनाई चीजों से बनी बनाई चीजों को आगे सेल करते हैं, प्रोडक्शन भी हो सकता है, इवन सर्विस भी हो सकता है। प्रोडक्शन वो जो रॉ मटेरियल लेके उसको वर्क इन प्रोग्रेस से गुजारते हुए फिनिश गुड्स तक लेके आते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं। और सर्विस वो जहाँ पे आपको फिजिकल या टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दी जाती, जैसे अभी हम जो
जैसे अकाउंटेंसी की फॉर्म्स हो गई, जैसे लॉ फॉर्म्स हो गई, टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म्स हो गई, जहाँ पे आपको लीगल ये जो फॉर्म्स होती हैं, जहाँ पे आपको सर्विस दी जाती है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दी जाती, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, मैंने आपको बताया था, लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी, डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट, इवन जहाँ पे आपकी सारी की सारी कॉस्ट आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड या एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है जिस जगह के ऊपर कॉस्ट सारी। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है? मिक्सिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे मिक्स कर रहे हैं सब कुछ, तो इसका मतलब ये है कि उधर कॉस्ट लग रही है, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कॉस्ट लग रही है। पैकिंग करने वाले डिपार्टमेंट में लोग हायर हमने किए हैं, उनको हम पर आवर या जो भी हमारा रेट है या मंथली है, फिक्स सैलरी सिस्टम है, जिस तरह से भी हम पे करें, सैलरी लग रही है। एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, सेलिंग मार्केटिंग हो सकता है। एक अकाउंटेंसी फॉर्म के लिए, अकाउंटेंसी फॉर्म देखो, अब प्रोडक्शन नहीं है, अकाउंटेंसी फॉर्म किसके अंडर आता है? सर्विस के अंदर, क्योंकि वहां पे कोई आपको फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं दी जा रही। कॉस्ट सेंटर क्या है? उसके अंदर ऑडिट है, टैक्सेशन है, अकाउंटेंसी है, वर्ड प्रोसेसिंग, जो डिफरेंट वहां पे लोग एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, कैंटीन के ऊपर हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, कोई भी हो सकती है, ग्राफिकल लोकेशन है, कोई भी जगह है, वहां पे आपकी जिस जगह पे आपने अकाउंटेंसी फॉर्म खोली हुई है, उस जगह का रेंट आप पे कर रहे हो, तो कॉस्ट वहां पे भी लग रही है। कॉस्ट सेंटर मैनेजर जो है, उनको इंफॉर्मेशन सारी लेनी है, कॉस्ट कितनी इंकर हुई है, क्या कॉस्ट चार्ज हुई है उनके कॉस्ट सेंटर में कितनी, क्योंकि वो आंसरेबल होते हैं एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उस सेंटर की परफॉर्मेंस उसी मैनेजर से पूछी जाएगी, ठीक है। कॉस्ट सेंटर मैनेजर को देखा जाता है कि उसने टारगेट अचीव किया या नहीं। हम पढ़ेंगे ना, हम आगे चल के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि मटेरियल का फेवरेबल वेरिएंस कब आया, मटेरियल का अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस कब आया। तो वो मैनेजर की जिम्मेदारी थी कॉस्ट को कंट्रोल करना, वो क्यों एडवर्स वेरिएंस की तरफ गया, उसको अगली बार वो कंट्रोल करना है। ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। अच्छा, अगला है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर हमने क्या कहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जगहों पे होती है, कॉस्ट और प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। इसका मतलब दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, उनमें से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो ऑफन फाउंड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं प्रॉफिट सेंटर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, जहाँ पे डिविजनलाइज स्ट्रक्चर होता है। डिविजनलाइज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ना आपकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दी थी। ए है, वहाँ ए कंपनी ए है या SBU है, उसका आगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, उसकी ब्रांच ए है, बी है, सी है, बड़े बड़े प्रॉफिट सेंटर उसकी, वो ब्रांच ए को A1 उनकी ब्रांच है, A2 ब्रांच है, A3 ब्रांच है, हर एक का डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर है। वो वहां से पूछेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ए ब्रांच वाले दूसरी ब्रांच से अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। जैसे आप देखो KFC, अब KFC एक बिजनेस है लेकिन वो वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल है। KFC मैकडोनल्ड्स हो गया, तो उनकी ब्रांचेस डिफरेंट है, तो हर ब्रांच का कॉस्ट सेंटर डिफरेंट होता है, प्रॉफिट सेंटर डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से उनसे ये चीज पूछी जाती है हर प्रॉफिट सेंटर को। तो उनकी कॉस्ट सेंटर कैसे आए, उनकी कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही है, उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, हर चीज उनसे परफॉर्मेंस पूछी जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर मैनेजर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द सेंटर, कि कितना उस सेंटर ने प्रॉफिट कमाया, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस उससे मेजर होती है। लेट से मैनेजर ए है, मैनेजर ए को 2023 का टारगेट था कि आपने 15 मिलियन की सेल्स करनी है, सॉरी 15 मिलियन का प्रॉफिट करना है। लास्ट टाइम हमारा प्रॉफिट था 12 मिलियन, तो आपका टारगेट है, 2022 में हमारा टारगेट था 12 मिलियन का, अब आपने 2023 में 15 मिलियन पे जाना है। इफ मैनेजर अचीव द टारगेट, अगर वो अचीव कर लेता है, इट मीन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर वो 14 14.5
13 तक या 14 तक भी पहुंच जाता है, इट मीन कि वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, अच्छी है। अगर वो अचीव नहीं करता, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं जिससे वो प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाया, लाइक कोई चीज हो सकती है, इन्फ्लेशन आ सकती है, कोई और फैक्टर, जैसे कोविड आ गया था, बहुत सारे बिजनेसेस डाउनफॉल में चले गए थे। जो अनसर्टेन फैक्टर हैं उनको छोड़ते हुए अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, प्रॉफिट अच्छा है, तो उसकी परफॉर्मेंस देखो वहीं से मैयर होगी। मैनेजर मस्ट देयरफॉर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ। ये वाले जो मैनेजर होते हैं ना, प्रॉफिट सेंटर वाले, वो कौन होते हैं? सीनियर लेवल के लोग होते हैं। अब सीनियर लेवल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने दो डिपार्टमेंट को देखना होता है, कॉस्ट पे भी उनकी नजर होती है और सेल्स पे भी उनकी नजर होती है। दोनों डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट के लिए वो प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे, देखेंगे रेवेन्यू और कॉस्ट में क्या क्या चीजें डिफरेंशिएट कर रही हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों के लिए वो लेंगे, कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यू के लिए भी, और दोनों को कंबाइंडली लेके चलेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इन इसी चीज से मैयर होगी। आगे हमारा है इन्वेस्टमेंट सेंटर। और इन्वेस्टमेंट सेंटर जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, रेवेन्यू आता है तो आप देखो ना, मैंने आपको कहा बिजनेस को हमने ग्रोथ लेवल पे लेके जाना है। अब हमारे पास अगर 12 मिलियन का प्रॉफिट आया है, और 12 मिलियन का प्रॉफिट पिछली बार था, अगली बार 15 मिलियन का प्रॉफिट आया, तो उस प्रॉफिट को हम अपने बैंक में आइडल नहीं रखेंगे। उस प्रॉफिट को हमने री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट क्यों करना है? री इन्वेस्ट करके हमने और प्रॉफिट इंक्रीज करना है, और बड़े लेवल का बिजनेस करना है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट सेंटर को देखना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल लगाना, कितना कैपिटल लगाया और उससे प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, यहाँ पे उसने एक रेशो भी यूज की है, ROCE। ROCE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी, एम्प्लॉयड मींस लगाया हमने। आप इस वर्ड को, आप इस फॉर्मूला को छोड़ दो, आप इस वर्ड पे फोकस करो। ये वर्ड क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने एम्प्लॉयड जो होता है वो हमने, ये इसका मतलब ये है हमने कितने पैसे लगाए थे। कैपिटल हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट हमने कितनी लगाई थी। रिटर्न, रिटर्न किसको कहते हैं? जो वापस हमें हुए पैसा, प्रॉफिट हमें वापस उसके ऊपर कितना मिला। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम यही होता है कि हमने कितने पैसे लगाए थे, उससे हमें कितने मिले। अगर ज्यादा मिले तो अब इनको ज्यादा पैसों को हमने फर्दर इन फ्यूचर और कहाँ पे लगाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होता है। इसीलिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अर्न रिलेटिव टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगाया उसके ऊपर कितना अर्न किया। ठीक है, तो उसके लिए हम ये रेशो भी पढ़ेंगे। देखो, कितने पैसे लगाए उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये और अच्छा खासा टॉपिक है, आगे चल के हम कैपिटल बजटिंग के अंदर इसको थॉरोली रीड करेंगे। जो कि बजटिंग के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है कि किस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, किस में नहीं। तो वहां पे ये चीज हम और थॉरोली रीड करेंगे। अच्छा, लास्ट हमारा है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर का ताल्लुक सेल्स से होता है, कितना हमने, कितनी सेल्स हमारी हुई है। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि कॉस्ट कितनी लग रही है, नहीं लग रही, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनका कोई भी लिंक नहीं होता। इन्होंने जस्ट देखना होता है, जैसे कॉस्ट सेंटर का कोई ताल्लुक नहीं होता सेल्स के साथ, इसी तरह सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता कॉस्ट के साथ। ठीक है, कॉस्ट सेल्स, रेवेन्यू वाले क्या करते हैं, उनको बस ये होता है कि हमारी सेल्स बढ़े, हमने सेल्स को इंक्रीज करना है। तो रेवेन्यू सेंटर किस चीज के साथ, सेलिंग एक्टिविटीज के एक्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं। रीजनल सेल्स हमारी कितनी हुई है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजर के रीजनल, ओवरऑल रीजन वाइज कितनी सेल हुई है, फिर ब्रांच वाइज, फिर ओवरऑल एरिया वाइज हम कह सकते हैं ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है, उनको रिकॉर्ड करना, देखना कि हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। देखो यहाँ पे भी जो सेल्स के मैनेजर होते हैं, उन मैनेजर की परफॉर्मेंस असेस किस चीज से होती है? उनके रेवेन्यू सेंटर की परफॉर्मेंस से, कि कितनी सेल्स का टारगेट था और कितनी सेल्स हमने की है। इट मीन्स कि उनकी परफॉर्मेंस यहाँ से मैयर होगी। ओके, अब हम आते हैं मेन जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, और जो इसका हमें डिफरेंस लेके देगी F3 से। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक मिनट। एक ही बार सारा बोर्ड क्लियर नहीं होता।
अच्छा जी, तो अब हमने बात करनी है किसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हमने देखना है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल, जब वर्ड आता है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल वर्ड कहाँ से आया हुआ है, ये वर्ड आया हुआ है फाइनेंस वर्ड से। फाइनेंस वर्ड का मतलब क्या है, ये हमने वर्ड कहाँ से लिया, फंड से, फाइनेंस। इसका मतलब फंड्स क्या होते हैं, मनी। मनी यानी कि पैसा। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो मॉनेटरी अकाउंटिंग होती है, या हम ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, बेसिकली उससे हमने पैसों का हिसाब करना होता है कि हमारा कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है या नहीं हो रहा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली मॉनेटरी चीजें डील की जाती हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हम डिटेल अकाउंटिंग करेंगे, जो मैनेजर्स अकाउंटिंग करते हैं, जो डिटेल वाइज कॉस्टिंग हर एक चीज देखेंगे। अब हमने इनका डिफरेंस देखना है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो होती है फॉर एक्सटर्नल यूज, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस हम बनाते हैं। एफएस क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो स्टेटमेंट जो ओवरऑल हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को शो करती हैं। जैसे 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट हम बनाते हैं। हम ये सारी स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को शेयर होल्डर्स को शो करना होता है, क्योंकि पैसा हम उनका लगा रहे होते हैं। वैसे भी नॉर्मली हमने ये पब्लिश करनी होती है फॉर एक्सटर्नल यूज, ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल यूज। ठीक है, इंटरनली हम अपने लिए बनाते हैं, डिटेल अपनी प्लानिंग, अपने कंट्रोल, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो नॉर्मली या तो सेमी एनुअली या एनुअली, जो रूल नॉर्मली होता है ना, वो कब बनता है कि एटलीस्ट एनुअली, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए मस्ट होता है कि एनुअली वो अपने रिकॉर्ड को पब्लिश करें, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अ, पेश करें। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए पीरियड मेंशन होता है कि एटलीस्ट एनुअली वो जरूर करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप डेली कर सकते हो, आप वीकली कर सकते हो, आप मंथली कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल आप अपने लिए बना रहे हो, कभी भी आप उसको बना सकते हो। जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दिखाना है यूजर्स को, उनको शो करना है अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कि आपकी कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनल चीज की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसके अंदर हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, सॉरी, वो टोटली हिस्टोरिकल होती है। ठीक है, हिस्टोरिकल मतलब वो सारे साल का डाटा होता है पिछला, और उससे हम प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये हमारे पास पास्ट और फ्यूचर दोनों की इंफॉर्मेशन रखती है, दोनों तरह की इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा मेन डिफरेंस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मेन ड्यूटीज होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेनिंग, बुक कीपिंग, नॉमिनल लेजर, पेबल्स, कंट्रोल अकाउंट, ये सारा कुछ हम आगे चल के बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, एंट्रीज करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए बनाते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि पीरियोडिक पीरियड वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनानी होती है। इसके अंदर हम लेजर्स बनाते हैं, बुक कीपिंग करते हैं हम, ओवरऑल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, सारा कुछ यहाँ पे हम बना रहे होते हैं। पेएबल अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक चीज। और ये बाय लॉ रिक्वायर्ड होती है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये बाय लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने होते हैं। आईएफआरएस, ये आईएफआरएस क्या कहता है, आईएस 2 क्या कह रहा है, आईएस 16 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी पड़ती है लीगली।
इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजली, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम यूजली इनसफिशिएंट टू नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत इसके लिए नहीं होती, सिर्फ नाउ हाउ के लिए। हाँ, मैनेजर को पता होता है इसके लिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही हैं, क्या कॉस्ट वगैरह इनके अंदर रिकॉर्ड हो रही है, ये लो। क्योंकि इसके अंदर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी, जब इनकम एंड एक्सपेंस हम लिखते हैं तो वो भी बेसिकली एक्सपेंस कॉस्ट रिकॉर्ड हो रही होती है, इनकम हम लिख रहे होते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका आइडिया जरूर मैनेजर्स को होना चाहिए। तो वो नॉर्मली कहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही, उन्हीं सेंटर से ही, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, और उन्हीं सेंटर से इंफॉर्मेशन लेके आप फिर ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब दोनों दोनों जो अकाउंटिंग्स होती हैं इनका आपस में लिंक होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट वर्ड है तो कॉस्ट, अच्छा, जो आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसका जो आप ये कह सकते हो कि जिसकी जो हेड अकाउंटिंग है, हेड अकाउंटिंग जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही हेड अकाउंटिंग मैनेजमेंट होती है, ब्रॉडर सेंस के अंदर। बहुत सारे लोग कॉस्ट अकाउंटिंग उनको पता ही नहीं होता, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग ही कहते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इसी का सब पार्ट है, इसी के अंदर आती है, जिसके अंदर डिटेल वाइज हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, सारी की सारी कॉस्ट, पर्टिकुलरली के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर थे, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, डिटेल वाइज हम लिखते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है ना, वो ब्रॉडर सेंस के अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर ही कॉस्ट सेंटर को ही हम रखते हैं। कॉस्ट इन्वॉल्व केयरफुली वैल्यूएशन, रिसोर्सेज, हमने कौन से पैसे कहाँ से लिए, उनको किधर लगाया, वो सारी चीजें, कौन सी टेक्निक्स यूज की, कौन से अकाउंटिंग हमने पॉलिसीज लगाई, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, उस सारा कुछ रिकॉर्ड इसी में करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर यूज टू मीन द सेम थिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की है इस लाइन पे पहुंचने से पहले, कि बहुत सारे लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेड अकाउंटिंग है। अब अभी आप देखो, आपका जो, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप देखो कि आपकी F2 की बुक क्या है। ये आपकी FMA की बुक है, FMA फाउंडेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फंडामेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और इसके अंदर हम मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे, लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे, ओवरहेड, सारा कुछ कॉस्टिंग का भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ब्रॉडर टर्म के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसी के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को ही डील करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स एसेंशियल फाउंडेशन। मैंने आपको पहले बताया कि कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है, इसी के अंदर, लेकिन ये ब्रॉडर सेंस के अंदर होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना फिर कॉस्ट के अलावा भी चीजें आती हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया, और चीजों को भी मिक्सअप किया जाता है साथ, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली कंसर्न होता है इसके लिए, कॉस्ट कैसे आए प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसर्न हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ होता है। ये कॉस्ट का तो ताल्लुक ही होता है ना कि खर्चे कितने कितने आए। कोई प्रोडक्ट हमने बनाई, लेट से हम एक क्रीम बनाते हैं, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए और वो इंग्रेडिएंट कितने कितने में हमने खरीदे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे आगे का भी सोचती है, ठीक है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से लेके फॉरवर्ड लुकिंग करती है, लाइक आगे फ्यूचर में हमें क्या करना है, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ हम इसी के अंदर करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंसर्न विद प्रोवाइडिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजर। ओके, अब इस पे बात थोड़ी सी करते हैं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का क्या मतलब है। फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया फंड से आया है, तो इसका मतलब है मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसर्न नॉन फाइनेंशियल के साथ भी है, ठीक है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, उसका जो मेन कंसर्न फाइनेंशियल का है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ है। अब ये नॉन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनिटरी जो नॉन मॉनिटरी जो कंसर्न्स हैं वो भी, जैसे फाइनेंशियल है ना, तो हम ये कहेंगे कि $5,000 की सेल हमने की, इसमें पैसों का जिक्र आ रहा है। हाँ, नॉन फाइनेंशियल में हम ये देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या थी, क्वालिटी नॉन फाइनेंशियल है, उसमें पैसों का जिक्र नहीं हो रहा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं, तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर होगा।
ये सारी चीजें हमने देखनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसर्न एडवाइस करना प्लान मैनेजमेंट को, वैसे आपने डिसीजन लेनी है, इंफॉर्मेशन जो लिया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लानिंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। ओके, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बल्कि ये इलिस्ट्रेशन है, ये अब हमने पढ़ा है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्या चीज होगी, मैंने उस बोर्ड पे। अब आपने ये करना है कि ये टेस्ट इलिस्ट्रेशन 2 आपने पढ़ के सॉल्व करनी है। अगली क्लास में मैं आपसे ये पूछूंगी कि इलिस्ट्रेशन आप इसको पढ़ के वही चीजें सारी जो मैंने आपको बताई हैं कि इंटरनल मैनेजर्स के लिए यूज करना है, पर्पस का क्या है, फाइनेंशियल का क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स, लेंडर, बैंकर्स, वो है। इसको आपने पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करना है, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने मुझे आंसर करना है कि क्या क्या इसमें आपको समझ आई है। फिर चैप्टर हमारा हो जाएगा। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बेसिकली उसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल। तो मैनेजर्स उन इंफॉर्मेशन से ये तीनों चीजें कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या करना होता है। जो एनुअल स्टेटरी अकाउंट्स होते हैं, जो एनुअली हर कंडीशन के अंदर जो बेसिक अकाउंट्स हमने बनाने होते हैं, जो एनुअल हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। लाइक हमने प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल स्टेटरी अकाउंट्स, लाइक वो अकाउंट जो एनुअली हर सूरत हमने प्रिपेयर करने हैं, वो अकाउंट जो हमने एनुअल प्रेजेंट करने हैं, अपने शेयर होल्डर्स को शो करने हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने अपने एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो लोग जिन्होंने हमारे बिजनेस को पैसा दिया हुआ है। बैंकर्स होते हैं जो कि डेट होल्डर होते हैं, यानी कि जिनसे हमने सारा पैसा, शेयर होल्डर का तो नहीं हो सकता, दोनों में बिजनेस के लिए दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, पैसा दो लोग देते हैं। लाइक किस तरह दो लोग देते हैं कि या तो आप डेट पे जाते हो या आप इक्विटी पे जाते हो। इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट होता है, डेट बैंकर्स का पार्ट होता है, लोन जैसे आप लेते हो। तो हमने उनको अपने अकाउंट शो करने होते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे जो आ, बाहर के लोग होते हैं, सप्लायर्स हो गए, कोई भी एक्सटर्नल यूजर हो गए, एनुअल स्टेटरी अकाउंट, उसके लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होंगी, पूरे साल के रिकॉर्ड्स होंगे, तो हम आगे उनको उनसे स्टेटरी अकाउंट्स बना सकेंगे। बजट्स एंड फोरकास्ट, बजट्स एंड फोरकास्ट, बजट्स हमने प्रिपेयर करने हैं और फोरकास्ट। अब बजट और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये तो वैसे हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, बट बजट बेसिकली हमारा टारगेट होता है अंडर, जो कि हमने किसी भी सरकमस्टांसिस के अंदर पूरा करना होता है। लाइक कोई भी सरकमस्टांसिस हूँ आने वाले टाइम में, ये हमारा टारगेट है, ये हमने इस तरह से लेके चलना है। जरूरी नहीं है, ना ही ऐसा 100% फिक्स है कि आप जो बजट बनाओ वैसा ही बजट जो वर्क भी करे। बजट अप एंड डाउन होते हैं तभी वेरिएंस आता है, ठीक है। तो बजट हमारा टारगेट होता है, कोई भी कंडीशन हुई, कोई भी सरकमस्टांसिस हुए, जो बजट हमने ये किया हुआ है उस बजट को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये तय, जैसे आप देखो गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो बजट पास करती है। बजट पास करती है तो वो जितना जितना फंड किसी चीज के लिए रखते हैं कि इतना इतना लगाएंगे, उससे ज्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है कॉस्ट कंट्रोल करके। लेकिन वो जो बजट तय होता है ना, वो बजट टारगेट इतना होता है कि इससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना। वो होता है कोई भी सरकमस्टांसिस हुई तो ये हमारा टारगेट है, ये इस प्लान पे हमने जाना है। फॉरकास्ट क्या होता है, बजट और फॉरकास्ट में मेन डिफरेंस ये है कि ये हमारा जो है ना, ये कमिटेड टारगेट है, कमिटमेंट टारगेट है। ये हमारा क्या है, ये हमारी एस्टिमेशंस है, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये हमारी जस्ट एस्टिमेशंस है, ये हमारा कमिटेड टारगेट है कोई भी सरकमस्टांसिस हुई।
लेकिन फॉरकास्ट क्या है? फॉरकास्ट होता है एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं उससे हेल्प लेके हम आगे फ्यूचर को जैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कि जैसे हम ये कहते हैं कि अच्छा अभी ये चीज $10 में मिल रही है, तो इन फ्यूचर ये इतने में जा सकती है, तो हमें इतना रखना चाहिए। फॉरकास्ट हमारे एस्टिमेशंस होते हैं अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। एग्जिस्टिंग कंडीशंस को रखते हुए, सामने रखते हुए हम जो अंदाजे लगाते हैं वो फॉरकास्ट होता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होगी, पूरे साल का रिकॉर्ड होगा, तो हम आगे फॉरकास्ट करेंगे कि इस साल हमारी ये चीजें ऐसे चल रही हैं, तो अंदाजन अगले साल यहाँ यहाँ तक जा सकती हैं। लेकिन बजट क्या होता है? हमारी कमिटमेंट होती है, हमारा कमिटेड प्लान होता है। ये आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे बजटिंग के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो इंटरनल होती है। इंटरनल होती है, डिटेल वाइज होती है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट का हर एक चीज पे रिकॉर्ड करती है। जैसे देखो, लाइक ये हमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकॉर्ड करके देती है, ये हमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट करके भी रिकॉर्ड करके भी देती है, हर एक चीज का हिसाब। तो उससे हमें पता चलता है कि हमने मटेरियल कितने का खरीदा, लेबर पर आवर कितने का लगाया, ओवरहेड्स कितने लगाए, फिर जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट थी, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स थे वो कितने लगे हमारे, ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी लगी, फिर प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप कितना था, वो सारा कुछ करके हम प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स इससे तैयार करते हैं। फिर कैश फ्लो रिपोर्ट्स हमने बना, इसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, पूरे साल का रिकॉर्ड होता है, पूरा साल साथ साथ डिटेल वाइज हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये डिटेल वाइज हमने रिकॉर्ड रखा हुआ होता है, तो उसी से हम आगे ये रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। कैश फ्लो रिपोर्ट्स, कैश फ्लोज, कैश फ्लो किस चीज को कहते हैं? फ्लो जो होता है ना, वो किसी भी चीज का आना जाना होता है, किसी भी चीज का आना या जाना होता है। और कैश फ्लो, कैश फ्लो किसका क्या मतलब है? कितना कैश आउटफ्लो हुआ और कितना कैश इनफ्लो हुआ। मैंने कहा आना जाना, फ्लो दो तरह का होता है, इनफ्लो आउटफ्लो। और कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे पार्ट अदा करती है, या इसका क्या पार्ट है? आप देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब कोई चीज खरीदती, मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज जब खरीदते हैं तो कॉस्ट का रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब हमने कोई चीज खरीदी है तो हमने कॉस्ट का रिकॉर्ड किया है। तो वो कॉस्ट जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इट मीन्स कि वो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, मतलब हमसे पैसे गए हैं, कोई चीज हमने खरीदी है। इसी तरह जब हमने कोई चीज सेल की है तो इसका मतलब ये है कि उस केस के अंदर हमारा कैश इनफ्लो हुआ है, हमने पैसे लेके चीज को बेचा है। तो दोनों का डिफरेंस, हमने कॉस्ट ज्यादा लगाई यानी कि आउटफ्लो ज्यादा किया या इनफ्लो ज्यादा किया, उनका नेट डिफरेंस क्या था, वो रिपोर्ट हमने बनानी है। हमने कैश फ्लो रिपोर्ट पूरी बनानी है, ये भी हम बजट के अंदर बनाएंगे, वो पूरा कैश बजट बनता है। कैश रिसीट्स कितनी थी, कैश पेमेंट्स कितनी थी, उनका डिफरेंस कितना था, और फिर हम एडजस्ट करते हैं। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन होती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही कर रही होती है ना ये सारा रिकॉर्ड, तभी कैश फ्लो रिपोर्ट्स बनती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिपोर्ट, अप्रेजल, अप्रेजल होती है असेसमेंट, असेसमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने F3 में पढ़ा होगा, FA1 में पढ़ा होगा कि जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। जो रेवेन्यू होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर में आता है। तो हमने जो लॉन्ग टर्म खर्चा करना होता है उसकी रिपोर्ट्स बनानी होती है, अप्रेजल रिपोर्ट की, ये फ्यूचर में जाके हमें बेनिफिट देगा या नहीं देगा। देखो, लेट से मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं 10 मिलियन का एक एक्सपेंस करने लगी हूँ बिजनेस के लिए, यानी कि एक्सपेंडिचर करने लगी हूँ बिजनेस के लिए, मतलब मैं कोई बिल्डिंग खरीदने लगी हूँ, तो ये मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा या नहीं, कि हमें इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, उसकी प्लानिंग करनी है, उसकी अप्रेजल रिपोर्ट बनानी है। उसके लिए हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है, हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है, हमें पे बैक कैलकुलेट करना है। तो हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। तो हमने ये चीजें देखनी है।
ये चीजें सारी हम क्या करेंगे, देख के फिर रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली वो रिपोर्ट्स तैयार करेगी, वो पूरे एनालिसिस करेगी, देखेगी खर्चा कितना आएगा, उससे अगर हम सेल्स करेंगे तो फायदा कितना होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें अप्रेजल रिपोर्ट में होंगी। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट, हमने टारगेट कितना रखा था और एक्चुअल कितना आया, टारगेट यानी कि बजट क्या था और एक्चुअली कॉस्ट कितनी लगी, ये हम बनाएंगे स्टार्ट के ऊपर, ईयर स्टार्ट के ऊपर, एक्चुअल कब होगा, ईयर एंड, एंड के ऊपर हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे। तो हमने ये चीज देखनी है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, वेरिएंस रिपोर्ट, ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करना होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरऑल बिजनेस के लिए डिटेल वाइज एनालिसिस करती है, ज्यादा लॉन्ग डिटेल वाइज एनालिसिस करती है। फिर रिटर्न टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, हमने प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस के लिए जो लिस्टेड कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, या बिजनेस जिस कंट्री में आप कर रहे हो उस कंट्रीज के अंदर एक, उन कंट्रीज के अंदर एक रूल होता है कि आपको, आपके लिए जब आप F6 के सिलेबस में स्किल्स में जाएंगी तो आपको आइडिया होगा कि F6 टैक्स का सब्जेक्ट है, वहां पे आपको बताया जाएगा। वैसे भी हम न्यूज में सुनते हैं कि फलां बंदे ने इतना टैक्स पे किया, फलां बंदा इतना टैक्स पे रहा, टैक्स इतना पे करना पड़ता है एज पर यूके, आप वहाँ पे रहते हो, वहां पे आपको टैक्स पे करना होता है डिफरेंट चीजों के ऊपर। तो बिजनेस जब हम करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर एज पर कंट्री लॉ हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके, ताकि कंट्री के अंदर ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोग हो जाएं और गरीबों का हक जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए भी टैक्स अमीरों से कलेक्ट किया जाता है। तो वो सेल्स टैक्स रिटर्न कितना हुआ, वो सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारा कुछ मैनेज कर रही होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो डिटेल रिपोर्ट बनाती है, रूटीन वाइज बनाती है, डेली। इसके लिए आपके पास कोई वो नहीं है, मैंने आपको बताया हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मंथली बनाओगे, आप आप मंथली बनाओगे या आप वीकली बनाओ, ईयरली बनाओ, इट्स अप टू यू। यहाँ पे एक और चीज यूज हुई है कि रिपोर्ट्स में भी रूटीन prepared on a regular basis, monthly they may be prepared for a special purpose, ad hoc report। ये स्पेशल पर्पस के लिए होती हैं, और एड हॉक लाइक किसी स्पेशल मकसद के लिए बनाई जाती हैं। एड हॉक रिपोर्ट क्या होती हैं, ये बेसिकली टेम्पोरेरी रिपोर्ट्स होती है, ये हम परमानेंट नहीं बना रहे होती, ये बस हम टेम्परेरी रिपोर्ट, कोई डिसीजन हमने करना है उसके लिए हम बना रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए हमने आगे चल के कोई और बड़ा स्टेप लेना है उसके लिए हम बना रहे हैं। तो एडहॉक रिपोर्ट्स होती हैं, टेम्परेरी रिपोर्ट्स के लिए हम ये चीजें कर रहे होते हैं। चैप्टर हमारा हो गया है एंड, और इस चैप्टर की यहाँ पे समरी बताई गई है जो कि हमने और इस चैप्टर के अंदर क्लियर कर लिया है।